नमस्कार, नमस्ते, नमस्कार। क्या हाल चाल है मित्रों। देखिए, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए ये आखिरी क्लास होने वाला है। आप लोग मुझसे जुड़े, आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा क्योंकि चीजें जो है वो मैं आपको एनसीईआरटी उपलब्ध करा, जिसमें एनसीईआरटी साइंस पूरा फिनिश आपको 9th और 10th। उसके अलावा हिस्ट्री पॉलिटी के तमाम क्वेश्चंस आपको कराए, जटिल से जटिल, है कि नहीं। और ये जो है ज्योग्राफी 10th क्लास का ये तीसरा वीडियो है। इसके बाद जो है मेंस की क्लासें समाप्त, क्योंकि अब तो एग्जाम है एक दिन बाद, है ना। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, ऑनलाइन ही मिल करके। आप लोग को भी बहुत मजा आया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी क्लासेस आपको कराया गया है उसको अपने बढ़िया से पढ़ा होगा एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से दिखने वाले हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आप लोग आएंगे। तो चलिए, आखिरी क्लास है, मजे मजे से इसको हम लोग कवर करते हैं। क्वेश्चन की संख्या 100+ होगी इसमें भी। 10th क्लास का ये आखिरी वीडियो है और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये, ज्योग्राफी वाला बहुत महत्वपूर्ण। इसमें झूम कृषि और तमाम मजेदार मजेदार प्रश्न लेकर के आया हूँ। हाँ, अगर मध्य निषेध वाले की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो अभी चलेगा, मध्य निषेध दरोगा का उसका चलेगा अभी। ठीक है, तो आ जाइए। पहला प्रश्न कह रहा है उत्तर पूर्वी राज्यों में, जिसमें कौन कौन राज्य बता रहा है, बोल रहा है असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में कर्तन दहन प्रणाली को क्या कहा जाता है। मतलब कर्तन दहन जो कृषि होती है उसको क्या कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि असम में झूम कृषि को क्या कहा जाता है, तो असम में झूम ही कहा जाता है। मेघालय में भी झूम, मिजोरम में भी झूम, नागालैंड में यहाँ झूम का नाम वही है, झूम कृषि ही कहा जाता है। जब आपसे पूछे कि मणिपुर में क्या कहा जाता है, झूम कृषि को सीधा प्रश्न पूछता है। और प्रारंभिक परीक्षा में तो देखा था, मिलान कराने के लिए दे दिया था, याद है 21 शिफ्ट वाला में, जिसमें मेरा एग्जाम था उसमें तो दिया था। आप लोग में दिया था कि नहीं, देख लीजिए। तो झूम कृषि को मणिपुर में पामलू नाम से, क्या नाम से, पामलू नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पामलू हो जाएगा सही। ठीक है, वहीं अगर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में पूछे तो दीपा या रीप भी इसको कहा जाता है। दीपा या रीप, कहीं कहीं आपको रीप भी मिल सकता है, तो नोट कर लीजिए। दीपा या रीप ये छत्तीसगढ़ और अंडमान में भी होता है। देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पूछेगा आपसे प्रश्न। देखिए बच्चे तो इसको तो याद कर लेते हैं, लेकिन अंडमान निकोबार को भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों। अब अंडमान निकोबार को भूलना नहीं है, आप भूल जाओगे, क्वेश्चन सेट करने वाला नहीं भूलेगा इसको। तो वहां भी दीपा या रीप कहा जाता है। मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया कहा जाता है। मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है, बेवर या दहिया। ठीक है, नोट करिए, मध्य प्रदेश में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो बेवर या दहिया। ठीक है, झूम कृषि को आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, पोडू या पेंडा, देखिए है ना, पोडू या अथवा पेंडा आंध्र प्रदेश में, एकदम रट लीजिए। मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ के बस्तर में दीपा या रीप, और आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा। ठीक है, 3 हो गया। आइए, मध्य प्रदेश में बेवर दहिया आप जान ही रहे हैं। उड़ीसा में पामाडाबी, कुमान, वरिगा, पामाडाबी, कुमान, वरिगा। देखिए पामाडाबी, कुमान और वरिगा, ये उड़ीसा में, ये उड़ीसा में। देखिए पश्चिमी घाट में कहा जाता है कुमारी, पश्चिमी घाट में कुमारी। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में क्या कहा जाएगा, कुमारी। ये सब झूम कृषि का एक प्रकार है, सारा नाम नोट करिए। तो झूम कृषि स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए। अब पूछता है हिमालयी क्षेत्र में, तो हिमालयी क्षेत्र में खील, हिमालयी क्षेत्र में खील। देखिए हिमालय का अगर नक्शा आप देखेंगे, हिमालय की आकृति नक्शे में, ऐसे फोटो में, तो आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे हिमालय है ना। तो हिमालय ये खिला हुआ भाग है, आसमान में खिल गया, नहीं कहते हैं आसमान में खिल गया, तो ऐसे खिल याद रखिएगा, बस हो जाएगा काम। चलिए, यही वाला प्रश्न पूछा था मेरा शिफ्ट में, मिलान कराने के लिए दे दिया था। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, तो वहां केवल राजस्थान लिखा था, दक्षिण पूर्वी नहीं लिखा था। राजस्थान में झूम कृषि को वालरे या वाल्टरे, तो ये वाला ऑप्शन में था वाल्टेरे, वाल आधाला वाल्टेरे।
ध्यान रखिएगा, वालरे या वर्तके, राजस्थान। ठीक है। हिमालयी क्षेत्र में हमने बता ही दिया है कि खील है। झारखंड में कुरुबा, झारखंड में क्या नाम से जाना जाता है? तो कुरुबा। ठीक है, कुरुबा। उत्तर पूर्वी प्रदेश में इस कृषि को झूम ही नाम से जाना जाता है, मैंने शुरुआत में ही बता दिया है। अब भारत में तो हो ही गया, विश्व में भी थोड़ा घूम लीजिए। तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, क्या नाम से? हाँ है तो मिल्पा, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा नाम से। ठीक है। वेनेजुएला में कोनुको, वेनेजुएला में जो झूम कृषि होता है उसको कोनुको नाम से जानते हैं। वियतनाम में रे, वियतनाम में कहा, अच्छा वियतनाम नहीं है यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं। ब्राजील में रोका, ब्राजील में रोका। देखिए वेनेजुएला में कोनुको, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, मध्य अफ्रीका में मसोले। ध्यान रखिएगा, रोका कहाँ का है झूम कृषि? तो बताएंगे ब्राजील का। मिल्पा तो मध्य अमेरिका का। मसोले तो मसोले बताएंगे अफ्रीका, बीच अफ्रीका। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। आइए, इंडोनेशिया को लदांग, इंडोनेशिया में कहते हैं लदांग, और वियतनाम में रे। देखिए वियतनाम में मैं बताया था ना पहले ही आपको, वियतनाम में रे और इंडोनेशिया में लदांग। तो ये सारे महत्वपूर्ण हैं मेरे भाई। ठीक है। आइए, गहन जीविका कृषि किस क्षेत्र में होती है? जहां गहन जीविका वहां होगा जहां जनसंख्या का दबाव अधिक होगा, वहीं तो गहन होगा। ठीक है। आइए, हरियाणा और पंजाब में चावल किस प्रकार की फसल है? तो हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक फसल है। ये सारा डाटा एनसीईआरटी का है, तो संदेह तो करिएगा ही मत, क्योंकि अगर एनसीईआरटी गलत देगा तभी मैं गलत होऊंगा। अगर एनसीईआरटी सही है तो फिर सही है। ठीक है, तो सारे डाटा एनसीईआरटी के, इसमें कोई इफ बट मत सोचिएगा। उड़ीसा में चावल जो है जीविका फसल है, तो एग्जाम में पूछ सकता है कि उड़ीसा में चावल क्या है, जीविका फसल वाणिज्यिक? तो बताएंगे जीविका। कौन सी फसल रोपण फसल है? तो चाय, कॉफी, रबर, गन्ना और केला। ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन रोपण फसल है, नहीं है या है? ऑप्शन देगा चाय, कॉफी, रबर, गन्ना। तो देखना है कि चाय, कॉफी, रबर, गन्ना और केला ये रोपण फसल है। खरीफ फसलें बोई जाती हैं, खरीफ फसलें, रबी फसलें, जायद फसलें, तीनों याद रखिएगा। कब बोई जाती हैं? तो खरीफ मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और काट ली जाती हैं सितंबर और अक्टूबर में। अब मानसून आने वाला है, मानसून आ गया ना, 1 जून 5 जून तक पहुंचेगा आपको। तो मानसून के आगमन के साथ और आपको अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। ठीक है। आइए चलिए, खरीफ फसलों के प्रमुख उदाहरण क्या है? खरीफ फसल में आता है आपका चावल आ जाएगा, मक्का आ जाएगा, ज्वार आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा। ठीक है। अरहर आपसे पूछ सकता है कि अरहर क्या है, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब आपको खरीफ में आएगा एनसीईआरटी के डाटा के हिसाब से। ये सब कुछ इसमें ओस, अमन और बोरो ये धान चावल की किस्में हैं। रबी और खरीफ फसल के बीच में जायद फसल होता है, रबी और खरीफ फसल के बीच में जो होता है वो जायद होता है। ठीक है। जायद फसलों में तरबूज, खरबूज, खीरा, अभी आप जान ही नहीं। देखिए रबी कब कटता है? ओएमआर होता है रबी का ना, अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक चलता है रबी। ठीक है, ओएमआर अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक रबी। रबी मार्च अप्रैल में खत्म हुआ, तो मान के चलिए मार्च, अब कितना, अप्रैल मई जून, 2 से 3 महीने का मिल गया। इसमें आपको खीरा ककड़ी गर्मी वाला दिन में ये मिलेगा। तो यही है। खरीफ फसल उगाने के लिए किस प्रकार की जलवायु? तो खरीफ फसल के लिए देखिए, खरीफ फसल के लिए तापमान थोड़ा क्या होना चाहिए, 25 से मतलब सही होना चाहिए ऊपर। ठीक है, और वर्षा भी 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, ये कंडीशन है। वर्षा कम होगा तो फसल फिर खराब होता है। भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न तो गेहूं, पहली पूछे चावल। ठीक, चलिए आइए, हरियाणा और पंजाब में चावल किस प्रकार का? तो
हरियाणा और पंजाब में बता ही दिया, चावल जो है वो वाणिज्यिक फसल है। उड़ीसा में चावल, तो ये भी ये तो रिपीट हो गया क्या? ये रिपीट हो रहा है ना। चलिए यहां तो ये तीनों प्रश्न रिपीट हो गया। आइए, खरीफ फसलें बोई जाती हैं तथा कब काटी जाती हैं? मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं, सितंबर। अच्छा, ये भी रिपीट हो गया, ये भी अरे यार क्या करते हो भाई, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, यहां तक तो रिपीट है ना। हाँ, 38 तक रिपीट हो गया, न जाने कैसे, कोई बात नहीं। जिप्सम, पोटास, नमक और सोडियम किस प्रकार पाए जाते हैं? तो ये वाष्पीकरण खनिज के रूप में अवसादी चट्टान में। देखिए एग्जाम में छापेगा, इनमें से कौन वाष्पीकरण खनिज के रूप में पाए जाते हैं? तो बच्चा दिमाग पकड़ लेगा, अरे बाप रे बाप, क्या पूछ दिया। क्योंकि बाकी लंदफंद नीली पीली हरी किताब में सब नहीं मिलने वाला है मित्र। मैंने भी पढ़ा है सब किताब ना, नहीं मिलता है। एनसीईआरटी में जो मिलता है ना, वो चीजें नहीं हर जगह मिलती हैं। तो जिप्सम, पोटास, नमक और सोडियम जो है वो वाष्पीकरण खनिज के रूप में अवसादी चट्टान में आपको पाया जाता है। चलिए देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न लेकर के आया हूं। तांबा, जस्ता, जिंक और सीसा किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो तांबा, जस्ता, जिंक, वही तो हुआ है कि नहीं, यही तो हुआ। और सीसा किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। कोयला तथा लोहा ये अवसादी में पाया जाएगा, कोयला और लोहा अवसादी चट्टान में। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हर जगह नहीं मिलता है। प्लेजर निक्षेप क्या है? और पूछ दे सकता है कि इनमें से कौन प्लेजर निक्षेप नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, 4 नाम। कौन कौन? सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनम। सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनम, ठीक है। ये प्लेजर निक्षेप पूछेगा मेरे भाई, रट लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। प्लेजर निक्षेप रट लीजिए। प्लेजर निक्षेप घाटियों के तल एवं पहाड़ियों के आधार पर पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? तो रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में पाए जाते हैं। और जो 45वां प्रश्न होने वाला है, ये तो और शानदार है, ये मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी कराया हूं। रेड होल खनन कहां प्रचलित है? जानते हैं मेघालय में क्या करता है? ये अवैध खनन है। अवैध खनन मतलब सरकार इसको अब बैन कर दी है। चूहा के बिल जैसा खोद करके और निकाल लेगा उसमें से अयास। अवैध क्यों है? अवैध इसलिए है भाई कि बिल में घुसेंगे बिना सेफ्टी के, वो गिर जाएगा, धस जाएगा, मर जाता है आदमी, है ना। तो इसको इनवैलिड कर दिया है। तो रेड होल खनन प्रचलित है मेघालय में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो गया है ये भी करा चुका हूं। कुदरे मुख का मतलब है घोड़े का मुख। बैलाडीला का अर्थ होता है बैल का डील यानी कुब्बड़। कुदरे मुख पूछेगा कहां में है? देखिए ये प्रश्न हल्के मत लीजिए, पूछा है बैलाडीला वाला पिछली बार। कुदरे मुख कर्नाटक में है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है। कुदरे मुख प्रसिद्ध किसके लिए है? तो कुदरे मुख मैग्नेटाइट लौह अयस्क के लिए, बैलाडीला हेमेटाइट लौह अयस्क के लिए। तो दोनों याद रखना है, कुदरे आए तो के बाद एम, और बैलाडीला आए तो बी के बाद एच, ऐसे याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क, तो यह है मैग्नेटाइट, सर्वोत्तम किस्म का है। उड़ीसा झारखंड पेटी का मयूरभंज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछता है मयूरभंज किस लिए प्रसिद्ध है, या क्योंझर किस लिए प्रसिद्ध है, या बादाम पहाड़ी। पिछली बार बादाम पहाड़ी ही पूछा था, याद है ना, मेंस की मैं बता रहा हूं, ये 1275 वाले में। तो ये हेमेटाइट लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है मयूरभंज, क्योंझर और बादाम पहाड़ी। ये बादाम पहाड़ी का ही भाग है ये। उड़ीसा झारखंड पेटी का मयूरभंज, क्योंझर तथा बादाम पहाड़ी क्षेत्र से जो अयस्क निकाला जाता है, ठीक है, ये आपका हेमेटाइट। तीनों एकदम रट लीजिएगा। हाँ, अगर झारखंड का सिंहभूम पूछे, या पूछ सकता है ऐसे कि सिंहभूम कहां में है, पूछ सकता है, एग्जाम में यही पूछता है सिंहभूम कहां में है, तो बताएंगे झारखंड में, नोआमुंडी, गोवा तथा नोआमुंडी, ठीक है। यहां से भी हेमेटाइट, गोवा नहीं है, गुआ है, ये तीनों है झारखंड में ही, सिंहभूम, गुआ तथा नोआमुंडी, ये हेमेटाइट निकलता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला, बैलाडीला, बैलाडीला भी पूछता है कहां में है, तो छत्तीसगढ़ में, यहां से हेमेटाइट निकलता है। लौह अयस्क को करदम के रूप में निकाला जाता है, करदम, ठीक है, पाइपलाइन के द्वारा भेजा जाता है इसको करदम के रूप में।
ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे पूछ देगा तो फंस जाएंगे। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हो रहे हैं प्रश्न यहाँ पर जो भी आए हैं, ठीक है। खनिजों की उत्खनन गहराई बढ़ाएंगे, जितनी गहराई बढ़ाएंगे अंदर जाएंगे खनिज का गुणवत्ता घटेगा, ठीक है। खनिजों का उत्खनन गहराई बढ़ने के साथ एक घटती है गुणवत्ता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा के परंपरागत साधन में कौन शामिल है? परंपरागत पहले भी इस्तेमाल हो रहा था, अब भी, ठीक है, वही होगा परंपरा ना, कि दादा भी, पिताजी भी, हम भी कर रहे हैं। लकड़ी से खाना दादाजी के जमाने में भी बना, गोईठा उपला से भी बना है, ठीक है। कोयला भी बहुत आज नहीं, आज ये नहीं कि आज से कोयला, ट्रेन चल रहा है, बहुत पहले से कोयला का उपयोग हो रहा है। पेट्रोलियम से भी बहुत, अब गाड़ी आज निकला है, पेट्रोलियम पदार्थ निकला है। प्राकृतिक गैस, विद्युत भी, ये कोई 10-5 साल का नहीं है कि 10-5 साल में, विद्युत बहुत पहले से, विद्युत लाइन कभी बिछा गया था, है ना। तो ये सब परंपरागत में आ जाता है। यहाँ पर कुछ लोगों को लगता है विद्युत वाला और प्राकृतिक गैस वाला, लेकिन यकीन मानिए एनसीईआरटी का डाटा है ये दोनों, ठीक है। हाँ, आइए गैर परंपरागत में कौन शामिल? देखिए गैर परंपरागत में आ जाता है सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये अभी नहीं, पवन ऊर्जा हर जगह है, इसको कैसे आप मानेंगे परंपरागत? नहीं मानेंगे। परंपरागत ऊर्जा तब माना जाता है जब हर जगह अवेलेबल है सामान्य स्थिति में, जैसे कोयला देखिए, पेट्रोल देखिए, बिजली देखिए, हर जगह इजिली। अरे पवन ऊर्जा अभी भी हर जगह नहीं है पवन ऊर्जा का उपयोग किया आपने? नहीं, तब ये परंपरागत नहीं है, ठीक है। तो परंपरागत साधनों में शामिल नहीं है, ये गैर परंपरागत है। सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा, ये हर जगह इजिली अवेलेबल नहीं हो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इजिली अवेलेबल नहीं है इसलिए गैर परंपरागत है। गैर परंपरागत इसलिए है कि ये मतलब बहुत पहले से प्रचलन में नहीं है, प्रचलन में ये अब आ रहा है ना, तो ये है, ध्यान रखिएगा। दलदलों में सड़े हुए पादपों से कौन सा पदार्थ बनता है जिससे कार्बन कम और नमी अधिक होती है? ये पीट, कोयला बनता है ना, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ये 4 किस्म का होता है कोयला, याद रखिएगा। एंथ्रासाइट सबसे लास्ट में आएगा, पीट, ठीक है, फिर आएगा बिटुमिनस, फिर आएगा ऐसे, नहीं उल्टा लिख दिया का, पीट के बाद आता है लिग्नाइट, ABLP, जो ABCD में क्रम आता है वही। सबसे उच्च कोटि का एंथ्रासाइट, फिर आता है बिटुमिनस, फिर आता है लिग्नाइट और फिर आता है पीट। पीट हो गया, ली से लिग्नाइट, बी से बिटुमिनस और ए से एंथ्रासाइट, ठीक है। चलिए, लिग्नाइट को भूरा कोयला, तो याद कैसे करना है? एग्जाम में पूछ देता है भूरा कोयला, तो लगता है लिग्नाइट है कि एंथ्रासाइट है कि पीट है कि बिटुमिनस है, तो भूलना नहीं है, भूलिएगा मत, भूली बस भूरा, ली से लिग्नाइट, इतना हो गया काफी। लिग्नाइट के भंडार पाए जाते हैं, नैवेली पूछता है, नैवेली किस लिए प्रसिद्ध है? तो लिग्नाइट, ठीक है। अधिक गहराई, दबाव, तापमान से प्रभावित कोयले को कहा जाता है बिटुमिनस कोयला, मतलब सेकंड वाला, ठीक है। आइए, भारत में वाणिज्यिक प्रयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला, तो ये बिटुमिनस ही है, ठीक है। मुलायम कोयला इसको कहते हैं, इसको मुलायम कोयला लिख लीजिएगा। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के किस प्रकार के कोयले? तो उच्च श्रेणी का कोयला जो है वो एंथ्रासाइट, बता दिया ना, ABLP, यही तो बोला था, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, यही है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला तो एंथ्रासाइट बता ही दिया। तृतीय कोयला क्षेत्र किन राज्यों में पाए जाते हैं? मेघालय, असम, अरुणाचल और नागालैंड, ठीक है। आइए, भारत में कोयले के बाद ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन तो ये पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम, ध्यान रखिएगा। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम किस युग की सेल संरचनाओं में पाया जाता है? तो टर्शियरी युग, ध्यान रखिएगा। भारत में कुल पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन मुंबई हाई से, देखिए ये वाला डाटा बदल सकता है, इसको एक बार क्रॉस चेक करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो ये डाटा दिया है, हो सकता है अब नई नई खोजें होती रहती हैं तो बदल भी जाता है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा मेरे भाई, नेट पर सर्च भी कर सकते हैं। हालांकि मैंने किया है तो मुंबई हाई ही ऑप्शन आता है, आंसर आ रहा है, लेकिन एक बार फिर आप लोग भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि परीक्षा में किसी प्रकार की गलती आपको 1 नंबर का नुकसान कराए, ठीक है।
असम जो है वो भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है, क्लियर है। डिगबोई, नरकटिया, मुरान, हुजरीगंज, ये पूछ सकता है डिगबोई, नरकटिया, मुरान, ये कहाँ में है? तो ये बताएंगे असम में ही है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, नवीकरणीय में वही गैर परंपरागत, ये नवीकरणीय हो जाता है गैर परंपरागत वाला। तो नवीकरणीय में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, अवशिष्ट पदार्थ, ये गैर परंपरागत है ना, वही हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 74वां इंपोर्टेंट ये भी है, ये भी। अब पूछा गया है, ये वाला पूछा है, ये पहले पूछ दिया है, ये भी पूछ दिया। अरे भाई ये सब क्वेश्चन आपको जो करा दे रहा हूं ना, याद रखेंगे आप कि एक बंदा आया था करा के गया है क्वेश्चन। एक वीडियो से तमाम देखिएगा, 27 तारीख को 5 बजे आप चेक कर सकते हैं, वीडियो रहेगा। एकदम सीना ठोक के कह रहा हूं मेरे भाई, अरे सीना ठोक के, माइक ठोक के नहीं, सीना ठोक के कह रहा हूं। प्रश्न ऐसे ऐसे आएंगे, आप कहें कि अरे गजब क्या चीज हो। एनसीईआरटी दिया हूं, जो कोई नहीं कराता है वो मैं करा रहा हूं आपको। आइए, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई, हिमाचल प्रदेश में है। तो मणिकरण कहाँ में पूछेगा? हिमाचल प्रदेश। पार्वती घाटी भी हिमाचल प्रदेश में, ये भी भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूगा घाटी पूछता है कहाँ में है, तो पूगा घाटी लद्दाख में है, ये भी स्थिति है, ध्यान रखिएगा। पार्वती घाटी तथा पूगा घाटी तो बता दिया कि, और देखिए मणिकरण के पास ही ये है, मणिकरण के पास ये है, इसलिए इसको दो अलग अलग भाग में इसलिए कर दिया क्योंकि पार्वती घाटी जो है मणिकरण के ही पास है। तो पूछ सकता है कि मणिकरण कहाँ में है, क्योंकि जान रहा है कि पार्वती घाटी तो बच्चे रट लिए हैं, मणिकरण नहीं रटी है। जब एनसीईआरटी आप देखेंगे तो लिखा है स्पष्ट, पढ़िएगा 10th क्लास वाला, तो लिखा है मणिकरण के पास ये पार्वती घाटी भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे लिखा है। अब आपसे जान रहा है कि पार्वती घाटी ये रट लिया होगा, लेकिन मणिकरण बहुत लोग छोड़ दिए होंगे, जो पढ़े भी होंगे वो भी छोड़ दिए होंगे। मैं नहीं छोड़ता हूं ना, पूछ देगा तब कहाँ जाओगे। तो ये हिमाचल प्रदेश, ये सब भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आ जाइए। फ्री में जो कंटेंट दे रहा हूं ना, दमदार, याद रखेंगे। अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे तो याद रखोगे। एक था लड़का आया था, दे करके चला गया कंटेंट तगड़ा। आइए, किसी देश की आर्थिक उन्नति मापी जाती है, ये अगर विनिर्माण क्षेत्र की बात करें तो बताएंगे विनिर्माण उद्योग के विकास से। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कब और कहां स्थापित किया गया? 1854 मुंबई में। पहला पटसन उद्योग 1855 रिसरा बंगाल में। ठीक है। चीनी उत्पादन में भारत का स्थान सेकंड है, पटसन में पहला है। इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक चीन हो गया, ये सब एनसीईआरटी का है। नाइट्रोजन उर्वरकों के उत्पादन में भारत का स्थान है 3 नंबर, तीसरा रैंक। पहला सीमेंट उद्योग कब और कहां खोला गया? ये 1904 में। ठीक है, 1904 चेन्नई में हो जाएगा। भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी बेंगलुरु है, ध्यान रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड ये वायु प्रदूषक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। रूपनगर उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध है सड़क परिवहन से। बीआरओ की स्थापना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में। हाँ, अब ये वाटर मार्ग वाला जो है NH नहीं WH, इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है इलाहाबाद से हल्दिया को, 2 जोड़ता है सदिया से धुबरी असम ना, ध्यान रखिएगा। पांचों याद कर लीजिए, इसमें पूछेगा एग्जाम में। ये सब एनसीईआरटी का ही है, कोई नीली पीली बुक का नहीं है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कोल्लम से कोट्टापुरम, 4 है काकीनाडा से पुदुचेरी। ठीक है, 5 है ब्रह्मणी नदी एवं महानदी डेल्टा को, ये ध्यान रखिएगा। परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल परिवहन ही है, जानते ही हैं आप। कांडला किस प्रकार का? तो यह है ज्वारीय पतन, कांडला ज्वार। अब आपसे पूछेगा इनमें से कौन ज्वारीय पतन है, तो कांडला बताएंगे। जे से ज्वारीय होता है और जे के बाद आता है के, कांडला हो गया ना कंप्लीट। मुंबई प्राकृतिक पतन है। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ था, यह भी पूछ सकता है। भारत में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी में, फिर इंग्लिश में, तब उर्दू में। साफ? कितने सवाल थे बता दूं? पूरे के पूरे 100, पूरे के पूरे 100। और अब हो गया समझिए कि एकदम कंप्लीट 9th 10th साइंस आपका कंप्लीट, एनसीईआरटी 9th 10th ज्योग्राफी आपका कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद पॉलिटी के
बहुत सारे प्रश्न, हजारों प्रश्न आपको कराया हूं, उच्च श्रेणी से लेकर के निम्न श्रेणी तक। नहीं छूटना है अब आपसे पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी के क्वेश्चन। इससे पूर्व अगर पहले से जुड़े हैं तो हिस्ट्री के भी बहुत सारे क्लासेस उपलब्ध करा दिया हूं। तो करंट अफेयर के लगभग आपको 600 प्रश्न, 500, हाँ 600 500 प्रश्न करा दिया हूं। तो चीजें भर के दे चुका हूं, अब बस आप उसको एग्जाम में अच्छे से निकालिए, रिकॉल करिए और मजा लीजिए। आखिरी वीडियो है ये बिहार दरोगा मेंस वालों के लिए। सबसे विनम्र निवेदन है कि भाई एग्जाम में पैनिक नहीं होना है मेरे भाई। पैनिक का मतलब होता क्या है कि शुरुआत में 2-3 कठिन प्रश्न मिल जाता है तो आप पैनिक हो जाते हो, डिस्टर्ब हो जाते हो। ऐसे मत करिएगा, पैनिक हो जाएगा तो पूरा आपका एग्जाम खराब जाएगा। ठीक है, एक वीडियो स्पेशल मैं दे रहा हूं बना करके आपको, इसके बाद एग्जाम सेंटर पर क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, कूल माइंड होकर के जाना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से जुड़ के अच्छा लगा, बढ़िया लगा। मेंस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन्होंने भी अच्छी मेहनत तैयारी की है दमदार तरीके से, मैं कामना करता हूं सबका रिजल्ट हो और अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। कहीं ना कहीं मेरा भी नाम रोशन हो ही जाएगा, है कि नहीं। तो बस कामयाबी की ओर बढ़ते रहिए, यही उम्मीद है। और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।